हेलो स्टूडेंट्स, बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने जो वीडियोज दिया था यानी हाई स्कूल एनसीईआरटी अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने आपको जैव पाचन, पोषण और अब है जैव प्रक्रम का थर्ड पार्ट श्वसन। तो आइए श्वसन के विषय में देखें। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होता है। कहने का मतलब श्वसन के फलस्वरूप यानी श्वसन के फलस्वरूप जैविक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैविक ऊर्जा के विषय में उठने के लिए, वृद्धि के लिए, चलने के लिए, भोजन पचाने के लिए इत्यादि क्रियाएं करने के लिए आवश्यक कहलाती है। कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पाथ पूछा जाता है, श्वसन का एक है, ये श्वसन के स्टेप को बताया जाए और फिर उसके बाद पूछा है डायग्राम ऑफ ये श्वसनांग का, मानव श्वसनांग का सचित्र वर्णन। तो ये है डायग्राम। पहले हम देख रहे हैं कि बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण किया गया, ये नेजल द्वार नासा द्वारा हम ग्रहण किया गया हवा, ऑक्सीजन, ये नोस्ट्रिल इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके बाद ये एयर पहुंचता है फायरिंग्स में, फायरिंग्स के आगे फिर ये नेजोफेरिंग्स है, फिर यहाँ से ये वायु फेरिंग्स के बाद आगे आता है, यही होता है, अलग करता है ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। कहने का मतलब जो फायरिंग्स और लैरिंग्स का लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े में फूड पार्टिकल ना पहुंच जाए। अगर फूड पार्टिकल पहुंच जाएगा तो ये लंग में ये चावल या कुछ फूड के पार्टिकल जब पहुंच गए तो यहाँ जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाएगा और ये जो है लीकेज कर जाएगा। एपिग्लोटिस है, घाटी ढापन है जिसे कहते हैं। फिर अब इसके बाद ये आता है, ये है विंड आया, ये कहलाता है ये लायरिंग्स या साउंड बॉक्स, ये कंठ है जिसे आप टेटुआ कहते हैं। यही विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये टेटुआ यही है। ये पक्षियों में इसे सायरिंग्स कहा जाता है। विंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, यही जो होता है आवाज़ के लिए जिम्मेदार होता है। पिच इसी के द्वारा निकलता है, इसीलिए पक्षियों में सुरीली आवाज़ निकलती है। सायरिंग्स होता है और हम लोगों में, मनुष्यों में लैरिंग्स होता है। ये साउंड बॉक्स या कंठ कहलाता है। फिर उसके बाद ये वायु पहुँचती है इस नलिका में, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, इसे श्वास नली कहते हैं। ये श्वास नली में जब पहुंचती है लैरिंग, कंठ के बाद, साउंड बॉक्स के बाद जब श्वास नली में पहुंचता है तो इस श्वास नली को ट्रैकिया इंग्लिश में कहते हैं। ये श्वास नली देख रहे हैं, ये रिंग की तरह, ऐसे ही छल्ले की तरह संरचना ऐसे ऐसे है। ये हाइलाइन कार्टिलेज है, उपास्थि की होती है। ये उपास्थि क्या होता है आप जानते हैं, ये उपास्थि लचीली होती है। नाखून और खुर, ये सींग जो होते हैं जानवरों के, उपास्थि के बने होते हैं। ये उपास्थि है। ये विंड पाइप जो है कोलैप्स न करे, चिपक न जाए, इसलिए ये हाइलाइन कार्टिलेज की उपास्थि की होती है। और ये देख रहे हैं छल्ले की तरह है कार्टिलेज। और इससे आगे जैसे बढ़ता है तब ये देख रहे हैं दो ब्रांचेज हो जाती हैं। ये ट्रैकिया या श्वास नली देख रहे हैं, इसे अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं। ये श्वास नली श्वसनी में बदल जाए, दो श्वसनी में देख रहे हैं, दो श्वसनी में बट गई, ये दो श्वसनी हो गया। इस श्वसनी को अंग्रेजी में ब्रॉन्चस कहते हैं। ये ब्रॉन्चस आगे चल के देख रहे हैं, ये और विभाजित हो जा रही है, तब उसे कहते हैं श्वसनिका। ये श्वसनिका में बट गई। अब इस श्वसनिका को इंग्लिश में कहते हैं ब्रांचियोल। ये ब्रांचियोल में जब आ गई तब ये ब्रांचियोल में यहाँ एयर आया। अब ये ब्रांचियोल से ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी ये ब्रांचियोल में आया, ब्रांचियोल से ये कूपिका दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है अलग अलग चैम्बर दिख रहे हैं, इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका को इंग्लिश में कहते हैं एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक, ये एल्वुलर सैक में पहुँच गया हवा या ऑक्सीजन। जब एल्वुलर सैक पे पहुँच गया तो अब देख रहे हैं हम इसकी संरचना, ये थोड़ा सा ये बना दे रहे हैं। ये एल्वुलर सैक है, इसमें जो है ये एल्वुलर सैक, यहाँ रक्त की
कैपिलरी रक्त की वाहिकाएं हैं, ये है रक्त की वाहिकाएं। अब ये जानिए कि ये ऑक्सीजन जो होता है ये एल्वुलर सैक से ये आता है ब्लड में, देख रहे हैं ब्लड में पहुंचा, ये ब्लड में आया और ब्लड से विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है, हम लोगों के विभिन्न कोशिकाओं में। और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य जो करता है वो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, यानी रंगा पदार्थ हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहा जाए, सबस्टेंस कहा जाए। ये ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, कुछ इस प्रकार ये Hb और इस तरह से ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। तो अब ये कहा जाए ये पहुंच जाता है कोशिकाओं में। अब ये कोशिकाओं में जो अंतः श्वसन हो रहा है यानी इंटरनल रिस्पायरेशन के फलस्वरूप जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में बन रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से निकलने के लिए कोशिकाओं के बाद इस ब्लड की कैपिलरी में, कोशिकाओं से ब्लड की कैपिलरी में आएगा, ये यहाँ आया। अब ब्लड की कैपिलरी से फिर आ गया एल्वुलाई में, ये कोशिका में, ये देख रहे हैं कोशिका से आया, अब यानी क्या आया कार्बन डाइऑक्साइड, कोशिका से फिर ब्लड में, ये ब्लड में आ गया। अब ब्लड से फिर यहाँ पहुंच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से ब्लड में आया, ब्लड से ये एल्वुलाई में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। और फिर यहाँ से ये कुपिका देख रहे हैं, कुपिका में जैसे पहुंचा रुधिर ब्लड से कुपिका में, कुपिका के बाद श्वसनिका में, ये श्वसनिका में पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसनिका के बाद श्वसनी में जो 2 भागों में बटी थी, अब यहाँ पहुंच गया। श्वसनी के बाद ट्रैकिया में, ये देख रहे हैं श्वास नली में, श्वास नली के बाद कंठ में, ठीक, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये फिर इसके बाद फायरिंग्स में पहुंचता है और फायरिंग्स के बाद फिर नासा द्वारा ये नोस्ट्रल से बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से देखिए कि ये आया, ये रूट है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पहले नासा द्वार में, नासा द्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से कुपिका में, कुपिका से ब्लड में, अब ब्लड से फिर कोशिका में। और कोशिका में जब बनता है आंतरिक इंटरनल रिस्पायरेशन के अंतर्गत जो जटिल प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप आप देख चुके हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से ब्लड में, कोशिकाओं से इस ब्लड में, ब्लड से फिर कुपिका में और कुपिका फिर श्वसनिका में, श्वसनिका में और श्वसनिका से फिर श्वसनी में, ये देख रहे हैं श्वसनी में, और श्वसनी से फिर श्वास नली में, श्वास नली से फिर कंठ में, ये कंठ में, कंठ में से फिर ग्रसनी में, ग्रसनी में और फिर ग्रसनी में फिर नासा द्वार में, और नासा द्वार से फिर ये यानी बाहर हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये बाह्य वातावरण में छोड़ दिया जाता है, यानी उच्च श्वास यानी एक्सपायरेशन। आप ये इंस्पायरेशन की प्रक्रिया देख रहे हैं, इस तरफ ये इंस्पायरेशन और इधर की प्रक्रिया जो देख रहे हैं एक्सपायरेशन। कैसे ऑक्सीजन इंस्पायर हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन अंदर हो रहा है इनहाल किए, और फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहाल किए यानी बाहर किए, उच्च श्वास की प्रक्रिया ये आपने देखा। और ये जानिए कि मनुष्य का फेफड़ा या लंग जो होता है ये राइट 3 लोब में बटा होता है, यानी ये कहा जाए राइट लंग जो राइट होता है, यानी ये राइट लंग है तो ये 3 भागों में बटा है, 1 2 और 3, ये 3 चैम्बर 3 भागों में 3 हिस्सों में बटा होता है, जबकि लेफ्ट जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। तो इस तरीके से लंग जो होता है, फेफड़ा जो होता है जो 5 भागों में बटा होता है, राइट 3 भागों में और लेफ्ट 2 भागों में बटा होता है मनुष्य का फेफड़ा। तो इस तरीके से आपने इसका डायग्राम देखा, संरचना देखी। अब आइए यहाँ इधर देखते हैं श्वसन के प्रकार। आपने देखा कि श्वसन के कितने प्रकार हैं। श्वसन के आपने देखा 2 प्रकार थे, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन
के अंतर्गत आपने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में जो 6 कार्बन वाला परमाणु होता है, ये 6 कार्बन वाला कार्बनिक ये है, ये अणु है 6 कार्बन वाला, और ये कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में ये टूटता है पाइरुवेट में 2, यानी ये 3 कार्बन अणु के रूप में 3 ये 6 कार्बन वाला 2 में 2 पाइरुवेट में टूट जाता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? तो ये कोशिका द्रव्य में होती है, जीव द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और ये ग्लूकोज का एक अणु ये पाइरुवेट के 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के 2 अणुओं में टूट जाता है और कुछ ऊर्जा निकलती है। ये आप देखें। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये देखें कि अब ये कुछ छोटे जंतुओं में यानी छोटे माइक्रो सूक्ष्म जीवों में ईस्ट में जैसे कहा जाए, ये ईस्ट में जो होता है ये एथिल एल्कोहल को कार्बन ये तोड़ देता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है श्वसन। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थित में जो श्वसन हो रहा है ईस्ट में, ये ईस्ट में एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 और ऊर्जा निकल जाती है। ये एथिल एल्कोहल है, ये एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकाल रहा है। तो ये क्या है? एथिल एल्कोहल यानी शराब। ये किण्वन की क्रिया होती है। यहाँ किण्वन या फ्रेगमेंटेशन कहा जाए, ये किण्वन या फ्रेगमेंटेशन क्रिया के फलस्वरूप ये जानिए कि इस क्रिया के फलस्वरूप किण्वन या फ्रेगमेंटेशन क्रिया के फलस्वरूप जो होता है वो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, और इसी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के ही फलस्वरूप खुशबू उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब जैसे एल्कोहल बनता है या और किसी फलों की खुशबू जो आती है वो इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप अवायवीय क्रिया के फलस्वरूप ही होता है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये भी एक तरीके से जब ये पाइरुवेट जब ये टूटता है, ये भी ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में, जब हमारी कोशिकाओं में मसल में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि हम लोग उतना एटीपी नहीं मिल पाता है। एटीपी क्यों कम मिलेगा? जब हम जो है ब्रेकडाउन होगा फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब होगा? जब उतनी मात्रा में उसे ऑक्सीजन भी मिले। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन हम उतना नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब जब हम सांस लेते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करते करते हमारा हाथ पूरी तरीके से डंबल उठा रहे हैं तो भर जाता है। ये होता है कब नहीं होगा, पेन करने लगता है, टायर्ड हो जाती है मसल, यानी फटीग थकान महसूस होने लगता है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज, जब ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज तो ये लैक्टिक एसिड बना और ऊर्जा कुछ निकले, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो मसल में थकान या फटीग उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यही लैक्टिक एसिड थकान ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और कुछ देर आप जब रिलैक्स कर लेते हो, बैठ जाते हो तो तेजी हवा लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, फिर ब्रेकडाउन होता है और फिर वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे कुछ देर में बाद में धीरे धीरे रिमूव हो जाता है और आप रिलैक्स हो लेते हो। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो टूटा, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा तो लैक्टिक एसिड बना। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये यहाँ तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब ये ग्लूकोज यही ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस O2 तब क्या बन रहा है? देखिए ये CO2
प्लस H2O ऊर्जा, यानी ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन के अंतर्गत, अभी हमने ये देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देख रहे हैं कि CO2 और H2O और ऊर्जा रिलीज होती है। ये क्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वसन। यही एक कहने का मतलब, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें ATP ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कहा जाए 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है, यहाँ केवल शुद्ध लाभ कहा जा गया है कि 2 ATP का ही निर्माण होता है। अब ATP क्या है, अब ये जानिए। ऊर्जा जिस रूप में हमारे जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा के रूप में जो कार्य में आने वाला जो एनर्जी है वो ATP के रूप में आता है। वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन क्या है, ये एडिनोसिन, ये देख रहे हैं, ये एडिनोसिन के साथ ये फास्फेट अगर जुड़ जाता है, एक ये फास्फेट जुड़ गया तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं, और ये अगर 2 फास्फेट जुड़ गया तो एडिनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं। एडिनोसिन के साथ एक फास्फेट और जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट कहते हैं। एडिनोसिन के साथ, ये एडिनोसिन के साथ अगर फास्फेट जुड़ जा रहा है, एक फास्फेट जुड़ता है तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट जुड़ रहा है एडिनोसिन डाइफास्फेट, और एक फास्फेट यानी 3 फास्फेट जुड़ रहा है तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो इससे पूछा जाता है कि ADP क्या है, एडिनोसिन फुल फॉर्म पूछा गया है एडिनोसिन डाइफास्फेट, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो ये कहा जाए ये एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही ब्रेक करते हैं बॉन्ड। जब फास्फेट ग्रुप अलग होगा एनर्जी रिलीज होगी। कहने का मतलब ये ATP ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार अब हमने यहाँ तक देखा, और एक बार समरी में फिर से ध्यान दें कि ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा तो डायग्राम का आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम में आप एयर पैसेज दिखाएंगे कि कैसे ऑक्सीजन हवा जा रहा है, अंदर ऑक्सीजन गया नासा द्वार में, इंग्लिश में नॉस्ट्रिल, फिर ग्रसनी में फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद ये कंठ जिसे साउंड बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं, फिर ये जो पाइप है ये रिंग लाइक छल्लेदार, इसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। फिर ट्रेकिया ये देख रहे हैं 2 पार्ट हो जाती है, 2 भागों में, तो ये से श्वसनी कहते हैं या ब्रांचस कहते हैं। ये ब्रांचस अलग फिर भागों में डिवाइड हो जाती है तो इसे श्वसनी क्या कहते हैं या ब्रांचियोल्स अंग्रेजी में कहते हैं। फिर ये ब्रांचियोल्स देख रहे हैं अलग अलग कोशिकाओं में ये आके जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तब कोशिका कहते हैं, एल्वुलर सैक कहते हैं। ये एल्वुलर सैक का ये देख रहे हैं ये कोशिका है, और इसमें जो है ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड से कोशिकाओं में पहुंच रही है, और ये कोशिकाओं से ब्लड में और ब्लड से फिर कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है। इस तरीके से ये कोशिका से देख रहे हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच गया, और कोशिका से श्वसनिका में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच गया, श्वसनिका से श्वसनी में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच गया, श्वसनी से श्वसनाल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच गया, और फिर ये श्वास नली तक पहुँचा, ट्रैकिया तक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंठ तक, और कंठ से ग्रसनी तक, फायरिंग्स तक, फिर फायरिंग्स से नासा द्वार से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य वातावरण से नोस्ट्रिल द्वारा नासा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से ये आपका देखें। और फिर उसके बाद आपने देखा कि श्वसन कितने प्रकार से है, तो श्वसन को 2 प्रकार में बांटा गया है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो हो वायवीय श्वसन कहलाता है, और इसके अंतर्गत और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो उसे एनआयरोबिक या अनायवीय श्वसन कहते हैं। तो आपने देखा कि ये ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य में
6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड में पायरुवेट में टूटता है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। ये जीवद्रव्य में या साइटोप्लाज्म में होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत ये होता है। तो और फिर ये देखें कि ईस्ट में, सूक्ष्म छोटे जीवों में, ईस्ट में ये पायरुवेट एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, C2H5OH और CO2 और कुछ ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। इसमें कहा जाए कि खुशबू या जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, खुशबूदार चीज़ें, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत होती हैं। और ये ऑक्सीजन के अभाव में जब हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की लैक होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ब्रेकडाउन होता है ये पायरुवेट, तब ये बनता क्या है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल को चेक कर देता है, रोक देता है, फटिग महसूस करता है, यानी थकान उत्पन्न करता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो टूटता है, आप देख ही रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के साथ ढेर सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ऊर्जा का जो स्रोत है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप यहाँ तक देख चुके श्वसन में। अब हम लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए हम श्वसन का एक और पार्ट लेके आएंगे, जिसमें श्वसन इन प्लांट्स यानी और श्वसन इन एनिमल, जंतुओं में श्वसन और वनस्पतियों में श्वसन कैसे होता है, और फिर उसके बाद जो है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अंतर आपसे पूछा जाता है, उसे भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब को धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।